साथियों, क्या राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? क्या ये सांसद संसद से अयोग्य तो नहीं करार दिए जाएंगे? राघव चड्ढा तो दावा कर रहे हैं कि उनका ये विलय संवैधानिक है, परंतु क्या ये विलय दल बदल विरोधी कानून के दांवपेच में फंस तो नहीं जाएगा? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कानून इस विषय पे क्या कहता है और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में कुछ फैसले दिए हैं, उसके आधार पर ये परखेंगे कि ये विलय संवैधानिक है या ये विषय असंवैधानिक है। साथियों, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों, जिसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सहानी, राजेंद्र गुप्ता, ये लोग शामिल हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में विलय की घोषणा कर दी है और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने उनके विलय को स्वीकार भी कर लिया है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक अन्य राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने एक पिटीशन दाखिल की है राज्यसभा सभापति महोदय के पास कि इन सांसदों का विलय अवैधानिक है और इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब ये अभी इस समय सभापति महोदय के हाथ में है कि वो याचिका को स्वीकार करेंगे या याचिका को अस्वीकार करेंगे, वो दोनों ही कर सकते हैं, परंतु उनको 3 महीने के अंदर इस याचिका का निपटारा करना होगा। यदि उन्होंने याचिका स्वीकार कर ली तब तो इन सांसदों की सांसदी चली जाएगी, और याचिका स्वीकार नहीं की तब ये मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा। अब हम पहले इस बात को समझते हैं कि कानून इस विषय में क्या कहता है। साथियों, ऐसा होता था कि अक्सर विधायक और सांसद एक पार्टी से चुनाव लड़ते थे और चुनाव के बाद उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इस समस्या को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया और 52वें संशोधन के द्वारा एक 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में स्पष्ट करती है। 10वीं अनुसूची के पैरा 4 में विलय के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर सकती है। कंडीशन ये है कि इस विलय को जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, जो विधायी दल है, उसके 2/3 विधायी दल का समर्थन प्राप्त हो, ये कानून कहता है। अब इस कानून को लेके जो पेचीदगियां हैं, वो पेचीदगियां हैं कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस पर पहले फैसले दिए हैं। तो एक प्रकरण आया था सबसे पहले उत्तराखंड सरकार का। हरीश चंद्र रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे और उस समय कांग्रेस के 9 विधायकों ने भारतीय कांग्रेस का व्हिप मानने से मना कर दिया था और भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसको लेके एक पिटीशन दाखिल की गई स्पीकर के पास। स्पीकर ने उनको अयोग्य करार दिया, जो 9 विधायक चले गए थे। इसके बाद सेंटर में भाजपा की गवर्नमेंट थी और उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराया, उन 9 विधायकों को वोट देने से रोका और ये कहा कि ये गलत है, विधायी दल पॉलिटिकल पार्टी से अलग नहीं हो सकता। इसके बाद में एक दूसरा मामला आया सन 2019 में। गोवा विधानसभा के कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इस मामले में कांग्रेस ने स्पीकर महोदय को आवेदन किया। स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता खारिज नहीं की।
ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही रखा। इस बीच में गोवा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो वो मामला वहीं पेंडिंग हो गया। दूसरा मामला दोबारा फिर उत्पन्न हुआ गोवा के अंदर ही। 2022 में नए चुनाव हुए और सितंबर 2022 में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ये घोषणा कर दी कि हमने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर महोदय को आवेदन किया। स्पीकर महोदय ने उनके विलय को सही माना और कांग्रेस की आपत्ति खारिज कर दी। उसके बाद कांग्रेस बॉम्बे हाई कोर्ट गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले के आधार पर ये कहा कि इनका विलय ठीक है और विलय में कोई आपत्ति नहीं है, जिसके खिलाफ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट गोवा के उन्होंने गिरीश चोदांकर उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इसके बाद जो रिसेंटली मामला हुआ वो मामला हुआ 2023 में महाराष्ट्र में शिवसेना में विभाजन हो गया, शिंदे गुट अलग हो गया और शिंदे गुट ने ये क्लेम किया कि हमारा गुट ही असली गुट है और उसके आधार पर उन्होंने अपना एक सचेतक स्वयं नियुक्त कर दिया। शिवसेना के द्वारा जो पहले सचेतक नियुक्त किया गया था उसको रिप्लेस कर दिया। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि जो, हालांकि ये मर्जर का मामला नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी मेन है। विधायी दल कुछ गुट जो है वो पूरा पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी किसी में विलय करती है तो वो फैसला पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिया जाना चाहिए। वो फैसला पॉलिटिकल पार्टी ले, विधायी दल छोटा सा दल उसका फैसला नहीं ले सकता। कंडीशन केवल ये है कि 2/3 विधायी दल उसका समर्थन करे और वो विधायी दल कंप्लीट जितने भी उसके लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, जितने भी विधायक एमएलए एमपी हैं, उन सबका 2/3 होना चाहिए। इस तरीके से अभी जो राघव चड्ढा का मामला है, यदि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले राघव चड्ढा के विलय को अयोग्य साबित करते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले वो राघव चड्ढा वाले केस के फेवर में है। अब ये मामला जब कोर्ट कचहरी में जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से एक कांग्रेस की पिटीशन गोवा मामले को लेकर पड़ी हुई है, उस पिटीशन का भी फैसला इनके इस विलय को प्रभावित करेगा और ये भी संभव है कि आने वाले समय में इनकी सदस्यता जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।